राज्य के वित्त मंत्री हरीश राव ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-2024 का बजट पेश किया। राज्य का बजट 2,90,396 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। राजस्व व्यय 2,11,685 करोड़ है। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि खुलासा किया है कि निवेश की लागत 37,525 करोड़ रुपए है। अधिकांश धन कृषि और सिंचाई, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि सरकार राज्य में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार स्कूलों के विकास, विश्वविद्यालयों में अधोसंरचना निर्माण, मन उरु मन बड़ी के माध्यम से अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण जैसे कई अभिनव कार्यक्रम चला रही है। तेलंगाना छात्रों को चावल के साथ भोजन प्रदान करने वाला एकमात्र राज्य तेलंगाना बन गया है। वित्त मंत्री ने खुलासा किया है कि इस बजट में शिक्षा विभाग के विकास के लिए 19,093 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। बस्तियों के लिए सीएम केसीआर का बस्ती दवाखानुल सुपरहिट हो गया है और वित्त मंत्री हरीश राव ने अपने बजट भाषण में कहा है कि सरकार ने 100 और बस्ती डिस्पेंसरी स्थापित करने का फैसला किया है। बस्ती दवाखाना शुरू में सरकार द्वारा जीएचएमसी तक सीमित थे और धीरे धीरे अन्य नगर पालिकाओं और निगमों तक विस्तारित हो गए। 2018 में 35 बस्ती डिस्पेंसरी शुरू की गई थी। धीरे धीरे यह संख्या पिछले साल तक बढ़कर 334 हो गई और पिछले साल सरकार ने 98 नई बस्ती डिस्पेंसरी खोली है। बस्ती दवाखानों में अब तक करीब 2 करोड़ लोगों को भोजन कराया जा चुका है और टी डायग्नोस्टिक्स द्वारा 134 प्रकार के नैदानिक परीक्षण किए जाते हैं। इसी भावना से प्रदेश में 100 और औषधालय स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि ये बजट शहरवासियों के लिए खुशी लेकर आया है और मेट्रो रेल के विस्तार के लिए 2,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बताया जाता है कि शहर में मेट्रो सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। हैदराबाद में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 2,500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं और जिसमें पुराने शहर में मेट्रो सेवाओं का विस्तार और हवाई अड्डे तक मेट्रो कनेक्टिविटी शामिल है। पत्रकारों के कल्याण के लिए तेलंगाना सरकार ने कॉर्पस फंड में 100 करोड़ का फंड आवंटित किया है। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मीडिया अकादमी भवन का निर्माण अंतिम चरण पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा है कि वकीलों के कल्याण के लिए 100 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्त मंत्री हरीश राव ने विधानसभा में वर्ष 2023 से 2024 के लिए तेलंगाना राज्य का बजट पेश किया है। हरीश राव के बजट भाषण के बाद विधानसभा स्थगित। आज सुबह 10 बजे फिर से विधानसभा की बैठकें शुरू होगी। मंत्री केटीआर ने कहा कि तेलंगाना भारत में सबसे युवा राज्य के रूप में विकसित हो रहा है और माधापुर HICC में मोबिलिटी नेक्स्ट हैदराबाद समिति 2023 कार्यक्रम में भाग लेने वाले मंत्री निरंजन रेड्डी ने प्रतिनिधियों के साथ इस मोबिलिटी वैली मॉडल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। सांसद रंजित रेड्डी, प्रमुख सचिव IT उद्योग जयेश रंजन इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री केटीआर ने कहा कि हैदराबाद में इस मोबिलिटी वीक कार्यक्रम का होना खुशी की बात है जो भारत का सबसे अच्छा शहर है। उन्होंने कहा कि इस ई गतिशीलता सप्ताह की शुरुआत हैदराबाद स्थल व भव्य रूप से हुई है। केटीआर ने कहा कि देश में पहली बार फार्मूला ई रेस 11 फरवरी को हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए ईवी सेक्टर को और बढ़ावा देने की जरूरत है। Carbon emissions and road travel accounts for 75% of mobility emissions. It is important for us to plan the transition to cleaner and sustainable mobility to preserve the world for our future generations and ensure better quality of life for each and every citizen. Given the importance of this topic, I am proud to announce that Hyderabad is hosting its E-Mobility Week, a week-long celebration of events to promote clean and sustainable mobility. This will be an annual fixture. This will be an annual fixture starting this year, so I think it deserves a bigger round of applause. This will be an annual fixture and it will be held every year to foster collaboration by bringing together the thought leaders, experts and global automotive ecosystem players to chart a course of sustainable mobility for India at large. In addition to this summit, the Hyderabad E-Mobility Week also includes Rally Hyderabad, which was organized yesterday, the 5th of February, with an objective to promote electric mobility amongst citizens, and it saw a participation of more than 1,000 electric vehicles going on a procession in 2 different routes in the city. Hyderabad E-Motor Show will also be organized on the 8th of February, the coming Wednesday, which will provide a platform to the automotive companies, startups and other large OEMs to showcase their next-gen EV models.
To showcase the power of e-mobility, I am also proud to announce that Hyderabad will be the first city in India to host the Formula E race happening on 11th of February. केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया बजट लोगों को गुमराह करने वाला है और उन्होंने कहा है कि राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र की आलोचना नहीं की गई है तो करवन कोटला का परिवार खुश नहीं होगा। उन्होंने केंद्र पर कीचड़ उछालकर सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी लाभ, दलित बंधु, डबल बेडरूम अपार्टमेंट सब धोखा है। उन्होंने भ्रष्ट तरीके से शासन करने के लिए केसीआर और केटीआर की आलोचना की है और इस बजट में साहित्य ज्यादा है और जानकारी कम। मोदी के कपड़ों की बात करना शर्मनाक है। किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर का परिवार अहंकारी व्यवहार कर रहा है, लोगों को यह समझना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय ने विधानसभा में पेश बजट को लाचार बताकर इसकी आलोचना की है। उन्होंने यह बजट को चुनावी स्टंट बताया। चुनावी घोषणा पत्र के साथ साथ जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि केसीआर पिछले 1 साल में किए वादों को पूरा करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ है। संजय ने कहा है कि बजट में आवंटित राशि और व्यवहार में खर्च की गई राशि पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित बजट का 50% भी खर्च नहीं करने वाले केसीआर सरकार के व्यवहार को देखते हुए यह उस कहावत को प्रतिबिंबित कर रहा है। इस बजट को लेकर सीएम के शब्दों में न भला है और न बात है, इसमें कोई विषय नहीं है और कोई वस्तु नहीं है, सिर्फ खाली हाथ लगा है। संजय ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही पोस्ट किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि ये बजट की गणना हकीकत में कोसों दूर है। उन्होंने बजट को बेकार बताते हुए खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि विधानसभा में बोलने की स्थिति में नहीं है। तेलंगाना के लोग परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया है कि केसीआर सरकार ने 9 साल में 25 लाख करोड़ का बजट रखा है तो 119 विधानसभा क्षेत्रों में कितना खर्च हुआ। उन्होंने पूछा कि कितने चोर मारे गए हैं। केसीआर को पैसे पर भरोसा था तो उन्होंने कहा है कि उन्हीं लोगों पर भरोसा है। रेवंत ने खुलासा किया है कि वे पार्टी के सभी नेताओं को शामिल कर यात्रा जारी रखेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता भट्टी विक्रमार्क ने कहा है कि तेलंगाना के लिए मंत्री हरीश राव का बजट काल्पनिक आंकड़ों और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। उन पर एक बार फिर से लोग को ठगने का आरोप है। जब चुनाव का समय आता है कहते हैं कि वक्त वादों से गुजर रहा है। भट्टी ने कहा है कि राज्य के बजट में कमजोर वर्गों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि 8 साल से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उपयोजना का पैसा उधर में लटका हुआ है और उन्होंने राज्य सरकार से डबल बेडरूम हाउस साइट्स और कर्ज माफी को लेकर सवाल किया है। मौका पड़ने पर सत्ता पक्ष के नेता कहते हैं कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं लेकिन उन्हें 5 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। एमएलसी जीवन रेड्डी ने आलोचना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल के बजट को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा है कि हालांकि कर्ज माफी किस्तों में दी जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि डबल बेडरूम के घर नहीं है। दलित बंधु को पिछले साल जितनी राशि आवंटित की गई है। हाउसिंग बोर्ड को खड़ा करने वाले जीवन रेड्डी ने कहा है कि वे स्वरोजगार और रोजगार के अवसरों की आशा नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता नहीं लिया गया है। जीवन रेड्डी ने कहा कि नौकरियों को ठीक से नहीं भरा गया है और उत्तर तेलंगाना में खाड़ी पीड़ित बढ़ रहे हैं। सागर रेड्डी विधायक जगन रेड्डी ने तेलंगाना बजट पर अधीरता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में लोगों की समस्या नहीं आई है। कम से कम उम्मीदें तो थी कि इस बजट में वे सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि हरीश राव के बजट की किताब बहुत मोटी है लेकिन इसमें कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में कैंसर रोगियों और हृदय रोगियों का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वीआरए और आरएमपी जैसे लोगों की कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने इस बात पर रोष व्यक्त किया है कि बजट में उन पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया जिन्होंने विभाजन में अहम भूमिका निभाई थी। दुब्बाका विधायक रघुनंदन राव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार विधानसभा क्षेत्र में राशि आवंटित करने में घोर भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार केवल सिद्दीपेट, गजवेल और सिरसिला निर्वाचन क्षेत्र में भारी धनराशि आवंटित कर रही है और अन्य विधानसभा क्षेत्रों के साथ घोर अन्याय कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने पूछा है कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नियम और अन्य खंडों के लिए क्या रूल है। उन्होंने कहा कि क्या शेष निर्वाचन क्षेत्र तेलंगाना का हिस्सा नहीं है। उन्होंने पूछा है कि उनके लिए फंड क्यों नहीं आवंटित किया जाता है। उन्होंने उन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए गणना को हरी झंडी दिखाई है जहां सत्तारूढ़ दल के विधायकों के साथ व्यवहार किया जाता है और अन्य दलों के विधायकों के क्षेत्रों के लिए भी यही व्यवहार किया जाता है। उन्होंने मांग की है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए समान रूप से धन का आवंटन किया जाना चाहिए। रघुनंदन राव ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि दुब्बाका निर्वाचन क्षेत्र को कोई फंड नहीं दिया गया। मंत्री हरीश राव ने आज विधानसभा में तेलंगाना का बजट पेश किया। इस बीच बीजेपी नेता और हुजराबाद विधायक ईटेला राजेंद्र ने बजट पर प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा
पेश किया गया बजट आंकड़ों का मायाजाल है। कहा जा रहा है कि इनमें से 70-80% आवंटन जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने किसानों के लिए पूर्ण कर्ज माफी की मांग की है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि हमारा शहर, हमारा स्कूल एक रंगीन सपना है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा क्षेत्र के लिए उचित आवंटित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं में सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के स्कूलों में एक जैसे स्कूल और एक जैसी कक्षाएं हैं और सरकार ने कुछ भी नया नहीं किया है। निजी अस्पतालों के मालिकों का कहना है कि वे आरोग्यश्री का इलाज नहीं करा सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जी विवेक वेंकट स्वामी ने कहा है कि लोग बिहार सरकार पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। पिछले बजट में भी सीएम केसीआर ने इस बात का झांसा देते हुए कहा है कि सभी समुदाय को बुरी तरह से धोखा दिया है। दलित बंधु के नाम से केसीआर ने गरीबों के घरों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा था कि हम गरीबों के लिए घर बनाएंगे, लेकिन वो अब ऐसा नहीं कर रहे हैं। विवेक ने कहा है कि वो किसानों को यह कहकर शांत करने का आरोप लगाया है कि वे उनका कर्ज माफ कर देंगे और पिछले बजट में भी उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई थी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार से लोगों की उम्मीद खत्म हो गई है, केसीआर की दुकान बंद हो गई। और विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि उन्होंने केवल एक राजनीतिक भाषण दिया और बजट के बारे में नहीं बोला। योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनोद कुमार ने राज्य सरकार द्वारा अच्छा बजट पेश किए जाने की तारीफ की है और उन्होंने अच्छा बजट पेश करने के लिए हरीश राव की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि यह बजट अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस नींव रहेगा। विनोद कुमार ने बजट में कहा है कि राज्य की आय में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि कई क्षेत्रों में राज्य की आय में काफी वृद्धि हुई है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा आवंटन देना शुभ होता है। विनोद कुमार ने कहा है कि केसीआर द्वारा रखी गई नींव के कारण ही आज करीब 3 लाख करोड़ का बजट तैयार हुआ है। 2004 में केंद्रीय बजट 4 लाख करोड़ था और अब यह बड़ी बात है कि केवल एक राज्य ने उस स्तर का बजट पेश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र को कर्ज से मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बजट सुधारों की कमी के कारण क्रेडिट सीमा में 0.5% की कमी की गई थी। जो भी हो, साफ है कि आज प्रदेश ने अच्छा बजट पेश किया है। जीचामसी के बीजेपी पार्षद मधुसूदन रेड्डी और कोपुला नरसिम्हा रेड्डी ने एलबी नगर के विधायक सुधीर रेड्डी के समर्थकों पर पेंशन कार्ड बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने जीचामसी सर्कल कार्यालय पर उपायुक्त के केबिन के सामने यह कहते हुए धरना दिया है कि पेंशन कार्ड 1500 रुपए में बेचे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जीचामसी के अधिकारियों द्वारा बांटे जाने वाले पेंशन कार्ड विधायक के कैंप कार्यालय कैसे पहुंचे। विधायक सुधीर रेड्डी और उनके समर्थक इस बात से नाराज थे कि वे लाभार्थियों को कार्ड देकर पैसे वसूल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारी सत्ता पक्ष की कठपुतली बन गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि 2 दिनों के भीतर पेंशन कार्ड का वितरण हितग्राहियों को नहीं किया गया तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। टीजीएस अध्यक्ष कोंडाराम ने कालेश्वरम परियोजना के पूरा होने के बारे में झूठ बोलने के लिए सरकार की आलोचना की है। उन्होंने चुनौती दी है कि अगर वह उसके साथ आते हैं तो वह साबित कर देगी कि कालेश्वरम परियोजना पूरी नहीं हुई है। राज्य के बजट में सभी समुदाय के साथ अन्याय किया गया है। उन्होंने डबल बेडरूम, दलितों के लिए 3 एकड़ जमीन जैसी योजनाओं के लिए राशि का आवंटन नहीं होने को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ऋण सहायता, विपणन नीतियों और फसल क्षति की मुआवजे के भाव के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे कार्यों के लिए बजट में धन का आवंटन नहीं किया गया है। उन्होंने आलोचना की है कि बजट में सड़कों, भवनों और सिंचाई के लिए अधिक धन आवंटित किया गया और वे केवल अनुबंध आयोगों के लिए हैं। कांग्रेस नेता शब्बीर अली ने टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी की पदयात्रा पर प्रतिक्रियाएं दी है और उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की यात्रा को देखकर उन्हें दिवंगत नेता वायएस राजशेखर रेड्डी की याद आ गई है और उन्होंने याद किया है कि उस समय उन्होंने वायएस चल्लेमा के रूप में चवेला की यात्रा की थी। शब्बीर अली कहते हैं कि अब रेवंत ने सीता का के रूप में मुलुगु में यात्रा शुरू की है और इस पदयात्रा के जरिए गांव-गांव जाकर राहुल के संदेश को पहुंचाया जाएगा और वह खुद लोग की समस्याओं को जानेंगे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रेवंत यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि समक्का और सलालामा के आशीर्वाद से यात्रा जारी है। तेलंगाना सरकार के महत्वाकांक्षी नए सचिवालय में हाल ही में लगी आग की घटना को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष कपिल ने नए सचिवालय में आग लगने की घटना की सीबीआई से जांच कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पॉल ने चीफ जस्टिस की बेंच से गुहार लगाई है कि उनकी ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से रोका जा रहा है और इसका जवाब देते हुए सीजे ने पॉल को रजिस्ट्रार को नंबर देने का आदेश दिया है।
ऐसा लगता है कि कल सुनवाई के लिए आने की संभावना है और इसी बीच 3 फरवरी को नए सचिवालय में आग लग गई थी। विधायक को प्रताड़ित करने के मामले में तेलंगाना सरकार को हाईकोर्ट में झटका लगा है। विधायक प्रलोभन मामले में सीबीआई तेलंगाना सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की हरी झंडी दे दी है और मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस मामले में पहले ही एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा। इस संदर्भ में तेलंगाना सरकार ने दायर अपील याचिका को खारिज कर दिया है। सीबीआई से इस मामले में जांच कराने के लिए सीबीआई को सिंगल बेंच के लिए फैसले को लागू करने के निर्देश दिया है। बीआरएस विधायक गुव्वाला बालराजू ने कहा है कि वह विधायकों को प्रलोभन देने के मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि वे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर सीबीआई और ईडी जैसे एजेंसियों को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र जांच एजेंसियों के जरिए उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना सरकार को गिराने की साजिश किसने रची है, ये सभी जानते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र की भाजपा सरकार ने उन्हें परेशान किया है तो वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओयू के वीसी प्रोफेसर डंडेबोइना रविंदर यादव ने बजट में पिछले साल की तुलना में इस बार उस्मानिया विश्वविद्यालय को अतिरिक्त 39 करोड़ आवंटित करने के लिए आभार व्यक्त किया है। ओयू प्रशासन भवन के सीनेट हॉल में आयोजित बैठक में भाग लिया और संबंधित विभागों के प्राचार्यों, डीन विभागाध्यक्षों, निदेशकों और संकाय सदस्यों को नेक में बेहतर रैंक प्राप्त करने के लिए जागरूक किया है। संकाय सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे नेक मान्यता प्रक्रिया में आवश्यक जानकारी समय पर प्रस्तुत करने में सहयोग करें। फैकल्टी ने सर्वसम्मति से कुछ लोगों द्वारा हाल ही में परिसर के पर्यावरण को प्रदूषित करने और पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया पर हंगामा करने की निंदा की। जिडीमेटा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया है। अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर प्लास्टिक की थैली में लाकर घर के सामने फेंक दिया। इस घटना से मोहल्ले में काफी सनसनी फैल गई है। जिडीमेटा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया है। अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर प्लास्टिक की थैली में लाकर घर के सामने फेंक दिया। इस घटना से मोहल्ले में काफी सनसनी फैल गई है।